प्रिय छात्रों, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। सामान्य बोलचाल में जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कहीं हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में जब हम आते हैं तो हम लोग अनुभव करते हैं कि चर्चाएं करते हैं कि फलाना आदमी बड़ा अच्छा था, फलाना व्यक्ति बहुत स्मार्ट था, फलाना व्यक्ति बातचीत करने का ढंग बड़ा अच्छा था, फलाने व्यक्ति का पहनावा बड़ा अच्छा था, फलाना व्यक्ति मोटा था, फलाना व्यक्ति पतला था। तो ये सब चीजें, जिस तरह की जो बातें होती है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और हम इस तरह की बातें जब सामने आती है और हम उसका डिस्कशन करते हैं, तो मनोविज्ञान की जो भाषा है उसमें हम इसको व्यक्तित्व कहते हैं। और यही हमारा आज का जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जब हम इसका डिस्कशन करते हैं तो वो पर्सनालिटी, एजुकेशनल पर्सनालिटी, साइकोलॉजी के जब हम अध्ययन करते हैं तो विभिन्न तरह के जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत स्मार्ट है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, उसकी बोलने की जो शैली है वो बहुत अच्छी है, उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इन सब बातों के बारे में जब हम एक सैद्धांतिक रूप से जब उसका अध्ययन करते हैं और उनका जो क्रियात्मक पक्ष है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मनोविज्ञान की भाषा में हम इसको, शिक्षा शास्त्र की जो भाषा है उसमें हम इसको व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। और जो व्यक्तित्व जो शब्द है वो इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी का जो एक मीनिंग है, व्यक्ति के जो बाहर के गुण है, व्यक्ति का जो आचरण है उसको वो इंगित करता है। पर्सनालिटी का जो मीनिंग है वास्तव में, अगर हम उसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग जानने की कोशिश करें, हम उसका शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें, तो ये लैटिन वर्ड पर्सोना से बना हुआ है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है कि पहनावा या उसकी वेशभूषा। जैसे हमने प्राचीन समय में हमने देखा होगा कि जो भी लोग, अगर इसकी हम उत्पत्ति की बात करते हैं, तो ये जो प्राचीन समय में जो रंगमंच होते थे, वहां कर के जो कलाकार होते थे, या मॉडर्न एज में हम जो फिल्मी एक्टर्स हैं या जितनी भी फिल्म हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं, उसमें जब हम जानने की कोशिश करते हैं, हम बड़े इत्तेफाक से, बड़े उससे कहते हैं, हम कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या शाहरुख खान जी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या स्मृति ईरानी की जो पर्सनालिटी वो बहुत अच्छी है। तो इस टाइप के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम उससे क्या करते हैं कि हम तुलना करते हैं कि उनका हाव भाव, उनका व्यवहार, उनकी वेशभूषा, उनका आचरण कितना अच्छा है। तो लैटिन वर्ड जो पर्सोना है उसका जो बेसिक मीनिंग है, उसका अर्थ ही मुखौटा होता है, यानी वेशभूषा। जैसे अगर हम देखें कि प्राचीन समय में अगर हम रामायण की बात करते हैं, महाभारत की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आचरण, रावण का जो आचरण था उसी के आधार पर हमने रावण को बुरा व्यक्ति कह दिया। रामचंद्र भगवान जी का जो आचरण था उसी के आधार पर हमने उनको क्या है, आदर्श मान लिया। उनका जो व्यवहार था, उनका जो आचरण था, तो ठीक जो पर्सोना है वो इसी शब्द को इंगित करता है कि व्यक्ति का आचरण कैसा है, उसका मुखौटा कैसा है। और मनोविज्ञान की भाषा में, शिक्षा शास्त्र की भाषा में हम इसी को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सारे जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग शब्दों में उन्होंने व्याख्या की है। इनमें से जो कुछ प्रमुख है, जैसे गिलफर्ड है, अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत गुणों का समन्वित रूप है, एक इंटीग्रेटेड समन्वित जो रूप है व्यक्तिगत गुणों का व्यक्ति के अंतर्गत। ये हम सब लोग बड़ी भली भांति जानते हैं कि मनुष्य के अंदर विभिन्न तरह के जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, बहुत सारे गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। बस हमें आवश्यकता क्या होती है कि उन गुणों को बाहर निकालने की हमको आवश्यकता है। जब हम इस बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण रहते हैं, तो उसको ही गिलफर्ड ने डिफाइन किया गया है कि जो व्यक्तित्व के जो गुण हैं, अगर हम उन गुणों को, बहुत सारे गुणों को हम एकत्रित कर देते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। इसी ढंग से वुडवर्थ महोदय हैं, वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यानी एक पूर्ण, अगर मनुष्य की हम देखें कि एक मनुष्य के अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं,
अगर हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो सदा सत्य बोलता है। अगर हम एक पर्सनैलिटी को देखना चाहें, अगर हम ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो पर्सनैलिटी थी वो क्या थी, सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। हम कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी की जो पर्सनैलिटी थी वो क्या है, सत्य पर आधारित थी। तो वो उनका जो व्यवहार है, उनका जो गुण है, उसका क्या था, एक समग्र विशेषता थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। इसलिए उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, सदा सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो सत्यवादी की होगी। गांधी जी की सत्य और अहिंसा की पर्सनैलिटी होगी। अगर हम बात करते हैं नेपोलियन की, तो नेपोलियन की क्या है, ऑटोक्रेटिक, एक अधिनायक, जो उनकी एक ऑटोक्रेटिक जो नेचर था, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक ऑटोक्रेटिक नेचर के व्यक्ति थे। ठीक इसी तरह डेशिल महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक संयोजन में अभिव्यक्त होता है। देखिए, ठीक जो वुडवर्थ महोदय ने कहा है उसी बात को उन्होंने कहा है कि जो आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो नेचर है, जो इंस्टिक्ट्स हैं, जो व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान है, उनका एक कंबाइंड रूप तो है ही, समग्र रूप तो है ही, लेकिन वो समग्र रूप वो रूप है जो कि सामाजिक समायोजन में जिसकी अभिव्यक्ति होती है। सपोज है कि आपके अंदर एक आपका व्यवहार है, आप बहुत मधुर बोलते हैं, ये आपकी क्या है, एक प्रवृत्ति है और आपका एक गुण है। लेकिन इस गुण को समाज के सामने भी आना चाहिए। अच्छा बोलने का, मधुर बोलना, मीठी वाणी बोलना अगर आपका एक गुण है, ये ना हो कि वो गुण क्या है, आपके अंदर ही समाहित है, बल्कि उस गुण की क्या है, सामाजिक समायोजन। जब आप समाज के बीच में जाए, जब आप सोसाइटी के बीच में जाए, आप पास पड़ोस में जाए, अपने घर में, आप भली भांति जानते हैं कि समाज का जो सबसे मिनिएचर सोसाइटी है वो क्या है, हमारा घर है। समाज हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। तो आपकी मधुर बोलने का जो आपका गुण है वो आपके घर से ही शुरू होना चाहिए। जब तक आप समाज में उसकी अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं जान पाएगा और नहीं उसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी कि आप मधुर बोलते हैं या आपके अंदर मधुरता का गुण है। तो जब आप समाज के सामने अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, तभी समाज आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको जान पाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, मधुर बोलने की है, अच्छा बोलने की है, मीठा बोलने की है। ठीक इसी ढंग से विग एवं हंट ने व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। ठीक, विग और हंट ने भी इसी बात को कहा है कि आपके अंदर जितनी भी इंस्टिक्ट्स हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितने भी गुण हैं, उन सब की जो क्वालिटीज आपकी है, उनका एक योग, एक टोटल, और उस योग को अभिव्यक्त करना, उसको सामने लाना, समाज के सामने रखना, ये वो आपकी क्या है, अच्छाई है। और जितनी भी अच्छाइयां हैं, ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी के अंदर अच्छाइयां ही काउंट होती, बुराइयां भी। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, असत्य बोल रहा है, तो सीधी सी बात है वो सामने आ जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, चोरी की। एक एग्जांपल आपके सामने है, फूलन देवी का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। तो फूलन देवी की जो पर्सनैलिटी थी वो क्या थी, एक डाकू की पर्सनैलिटी थी, उसके अंदर वो बुराई थी, तो वो उसी नाम से क्या हो गई, फेमस हो गई। तो इस ढंग से जो विग और हंट है उनका भी ये मानना कि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनका एक योग, और उस योग की अभिव्यक्ति क्या है, आपकी पर्सनैलिटी। अल्पोर्ट एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने कम से कम व्यक्तित्व की 350 जो परिभाषाएं, जो डेफिनेशन थी, जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने जो अपनी अभिव्यक्तियां दी है, अल्पोर्ट ने उन सबका अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और कम से कम 350 लोगों के विचारों को जाना और उनके आधार पर एक कंक्लूजन निकाला। उसके आधार पर उन्होंने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी है वो है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित कर सके। दो बातें आप अगर देखेंगे उनकी डेफिनेशन में, तो दो चीजें सामने हैं। पहली बात है मनोशारीरिक गुण, यानी आपके मन के अंदर, शारीरिक शरीर के अंदर जो गुण है उनका गत्यात्मक संगठन। मनोशारीरिक दो बातें हैं, एक मन है और एक शरीर है। जैसा हम डिस्कशन कर रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी जन्मजात प्रवृत्तियां विद्यमान होती है। अगर कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि गाना गाना है, तो हर व्यक्ति के अंदर क्या है, एक क्षमता है, एक गुण है गाना गाने का। गाना मैं भी गा सकता हूं, आप भी गाना गा सकते हैं, दूसरा व्यक्ति भी गाना गा सकता है, तीसरा व्यक्ति भी गाना गा सकता है। बशर्ते यह है कि उस गुण की अभिव्यक्ति, जैसा कि आप
अल्पोर्ट की जो लास्ट लाइन में अगर आप उसमें देखेंगे, वातावरण के साथ उसका समायोजन स्थापित करना, वो सबसे बड़ी बात है। लता मंगेशकर जी हैं, उन्होंने जो गाने की जो उनके अंदर क्षमता थी, जो कैपेबिलिटी उनके अंदर थी, उसका उन्होंने क्या है, वातावरण के साथ बेस्ट एडजस्टमेंट किया है। किस चीज को रखते हुए? गत्यात्मक संगठन, यानी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आपके अंदर क्या है, जो आपके अंदर गुण है, जो आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके सपोज है, आपकी शारीरिक क्षमता की अगर हम बात करते हैं, शारीरिक रूप से सपोज है कोई व्यक्ति 6.5 फुट लंबा है, लेकिन उसने उसका क्या करा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया है, गत्यात्मक उसका संगठन नहीं किया। तो एक 6.5 फुट का व्यक्ति बास्केटबॉल का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। अगर किसी की हाइट 6.5 फुट है, वो बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल का खिलाड़ी हो सकता है, बशर्ते यह है कि उसने अपने उस शारीरिक गुण का क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन किया हो, गत्यात्मक संगठन उसने किया हो, और समाज के साथ क्या है, उसका एडजस्टमेंट किया हो। अदरवाइज एक 6.5 फुट का व्यक्ति एक निकम्मा व्यक्ति भी हो सकता है। वो क्या है, वो उसकी जो 6.5 फुट की लंबाई है वो कहीं पर काम नहीं आएगी, अगर उसने उसका डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया है और समाज के साथ उसका संगठन नहीं किया है, समाज के साथ उसका समायोजन नहीं किया है, उसका एडजस्टमेंट उसने समाज के साथ नहीं किया। तो इस ढंग से अल्पोर्ट महोदय जो बहुत सारी लगभग 350 जो व्यक्तियों के विचार थे, उन व्यक्तियों के विचार पर इस आधार पर कहा है कि मनुष्य के अंदर जो उसके मनोशारीरिक जो उसके गुण हैं, उनका एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उनका एक संगठन होना चाहिए, और संगठन कैसा होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, और उसका एक समाज के साथ एक अनूठा समायोजन उसका होना चाहिए, वातावरण के साथ उसका क्या है, समायोजन होना चाहिए। तभी आप उसको क्या है मान सकते हैं कि वास्तव में क्या है, ये उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसका जो गुण है वो उसकी पर्सनैलिटी के रूप में सामने है। तो इस ढंग से हम ये जानते हैं कि बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार रखे हैं। और अगर हम एक इन टोटल अगर हम एक बात को कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जो गुण है, उन गुणों को जो भी व्यक्ति जिस रूप में सामने लाता है और जिस गुण की वो सबसे अच्छी व्याख्या करता है, जिस गुण को वो सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है, वही क्या है, उसकी पर्सनालिटी हो सकता है। एक एग्जांपल है कि हम जो है एक दौड़ लगाते हैं, एक व्यक्ति 100 मीटर का अच्छा धावक होता है, एक 200 मीटर का होता है, एक 400 मीटर का होता है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी दौड़ का फायदा, एक व्यक्ति हुसैन बोल्ट बन सकता है और दूसरा व्यक्ति क्या है, एक बहुत अच्छा बॉलर बन सकता है, तीसरा व्यक्ति क्या है, अपनी दौड़ने की क्षमता का फुटबॉल के मैच में बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकता है, और वहीं पर एक व्यक्ति क्या है, एक चोर के रूप में, चोरी के रूप में, एक शातिरपन में भी क्या है, अपनी दौड़ का सदुपयोग कर सकता है। तो उसी रूप में क्या है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। काम एक ही है, गुण एक ही है कि उसके अंदर क्या है, दौड़ने की बहुत अच्छी क्षमता है। दौड़ने की बहुत अच्छी क्षमता से एक महिला पीटी उषा बन गई है, दूसरा व्यक्ति क्या है, हुसैन बोल्ट बन गया है, तीसरा आपका क्या है, जहीर खान जो है ना आपका बॉलर हो गया। और इसी ढंग से एक व्यक्ति का है, एक चोर भी हो सकता है और एक बुरे काम में भी क्या है, वो अपनी दौड़ को यूज कर सकता है। तो इस ढंग से हम व्यक्तित्व को समझने में मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ पाएंगे कि वास्तव में व्यक्तित्व क्या चीज है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के सिद्धांत, जिन सिद्धांतों के आधार पर हमारी पर्सनालिटी को हम डिवाइडेशन करते हैं कि कौन व्यक्ति किस ढंग के आधार पर हम व्यक्तित्व का वर्णन कर सकते हैं, व्यक्तित्व की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं वो सामान्य रूप से 4 सिद्धांत है। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी। दूसरा है शरीर रचना सिद्धांत, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। और तीसरा है विशेषक सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। और चौथा मांग का सिद्धांत, नीड थ्योरी। सबसे पहले है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्राइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सिगमंड फ्राइड इसके जन्मदाता थे, इसके प्रतिपादक थे। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो हमारी मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी है, साइको एनालिटिक जो थ्योरी है, उसके जो प्रत्यय है, 2 प्रत्यय मुख्य है। इसमें से आपका पहला जो प्रत्यय है वो है अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस। सिगमंड फ्राइड का यह मानना है कि अचेतनता सबसे बेस्ट आपका प्रत्यय है, सबसे अच्छा आपका क्या है, कंसेप्ट है कि वो क्या है, अचेतन। अगर हम इसकी बात करते हैं जो इसके प्रत्ययों में, पहली बात अगर हम देखते हैं अचेतन की है, अनकॉन्शियस की है, दूसरी सबकॉन्शियस की है, अर्धचेतन की है, और तीसरी
चेतन की। हमारा जो मस्तिष्क है, अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। एक चेतन होता है, एक अर्धचेतन होता है और तीसरा क्या होता है, अचेतन होता है। हम कोई भी बात करते हैं, किसी भी चीज को हम देखते हैं, कोई भी हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले वो बात हमारी क्या है, चेतन अवस्था में आ जाती है। सपोज है हमने एक क्रिकेट मैच देखा है तो हमें पता है कि आज क्या है, सपोज है सचिन तेंदुलकर ने आज 100 बनाए हैं। तो ये चीज हमारे क्या सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है, हमारे दिमाग में है, कॉन्शियस है। हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क क्या है, चेतन अवस्था में है। बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है कि सचिन तेंदुलकर ने क्या है, किसी मैच में, अमुक मैच में, सपोज है बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में क्या है 100 मारा है, सेंचुरी मानी है। 4 दिन तक, 5 दिन तक, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक हमको ये बात क्या है याद रहती है, हमारे चेतन मस्तिष्क में रहती है, क्योंकि हम उसके प्रति अलर्ट है। धीरे धीरे वो बात क्या है हमारी अर्धचेतन मन में चली जाती है। सपोज है 20 दिन बाद धोनी ने 100 मार दिया, अब हम क्या है कि सचिन का जो 100 है उसको हम भूल गए। धीरे धीरे वो हमारे क्या है सबकॉन्शियस माइंड में, अर्धचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। अब हमारे चेतन मन में किसका आ गया है, धोनी का शतक आ गया है, तो वो धीरे धीरे अर्धचेतन में चला गया। और एक लंबा समय है, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी 100 कर दिया है, दूसरे खिलाड़ी ने भी, तीसरे खिलाड़ी ने भी, चौथे खिलाड़ी ने भी 100 कर दिया, सचिन ने भी दूसरा 100 कर दिया है। अब जो पहले का जो 100 था, जो सचिन ने वानखेड़े स्टेडियम में मारा था, अब हम क्या है उसको धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। एक मिक्सर हमारे दिमाग में होता रहता है, और वो धीरे धीरे क्या है अचेतन मन में चला जाता है, और वो अचेतन मन में पड़ा रहता है। क्योंकि हमारा जो एक स्टाइल है, जो जो दिमाग का जो एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे क्या है राउंड अप होता रहता है। तो धीरे धीरे वो ऐसी अवस्था आती है कि जिस चीज को हम पहले जो चेतन अवस्था में रहती है, वो एक समय के बाद क्या है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सबसे जो हाई लेवल है, अगर हम यहाँ पर देख पाएंगे तो हमारा जो सबसे हाई लेवल है वो क्या है, अचेतन पे है, और उसके बाद अर्धचेतन पे है, और सबसे लो लेवल किस पे है, चेतन अवस्था पे। तो चेतन अवस्था में क्या है, कोई भी चीज हमारे क्या है बहुत छोटे से शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास धीरे धीरे अर्धचेतन में चलती है और अचेतन में वो चली जाती है। जितनी भी अगर व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई है, कोई बुराई है, तो वो क्या है उसका जन्मदाता कौन है, अचेतन मन ही है व्यक्ति के अंदर। ऐसा नहीं, क्योंकि एक जो भी एक चीज है वो चेतन मस्तिष्क में आपके बहुत कम समय के लिए रहती है, और अर्धचेतन मन, अचेतन मन में बहुत लंबे समय तक के लिए वो रहती है। तो सिगमंड फ्राइड का ये मानना है कि अचेतन अवस्था में जितने भी गुण है वो बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। इसलिए इन्होंने इसको क्या है प्रमुख प्रत्यय माना है। उन्होंने ये माना है कि जो चेतन है वो थोड़ा सा लो लेवल में है, लो लेवल का कंसेप्ट है, और अर्धचेतन उससे थोड़ा सा हाई है, और अचेतन सबसे हाई लेवल का क्या है आपका कंसेप्ट है। उसमें जो भी चीजें हैं हमारी वो मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक व्यवस्थित रहती है, और हम क्या है उनको धीरे धीरे रिकॉल करते रहते हैं। इसी ढंग से दूसरा उन्होंने जो पार्ट बताया है वो उन्होंने बताया है कि इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 चीजें, इदम, अहम और पराहम। ये चीजें अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहें तो हम लोग क्या कहते हैं जनरली, अगर कोई व्यक्ति, आप लोगों ने इस चीज को अनुभव किया हुआ है कि कुछ लोग क्या है कि सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं तो कहते हैं अरे उसको बड़ा ईगो है, उसको बड़ा क्या है अहम है। ठीक अगर हम उसकी वास्तविकता को जाने तो इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों ही, इड सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इड है। इड में क्या है, व्यक्ति के अंदर एक रिजिडनेस रहती है, एक उसके अंदर क्या रहती है, एक ऐसी बाउंडेशंस रहती है कि वो अपनी बात से झुकने को तैयार नहीं रहता है। अगर हम इस एग्जांपल की बात कहें, छोटे से एग्जांपल से आप इड, ईगो और सुपर ईगो को आप भली भांति समझ पाएंगे कि एक बच्चा है, एक बच्चे को भूख लगी हुई है या नहीं लगी हुई है ये बात है, लेकिन वो क्या है जिद कर रहा है कि मुझे केला खाना है, लेकिन घर में क्या है केला नहीं है। आप बच्चे के सामने आइसक्रीम ला करके रख दो, मिठाई ला करके रख दो, जितने मर्जी उतने पकवान बना करके रख लो, लेकिन बच्चे ने केला कहा है तो उसको केला ही खाना है। वो उसकी क्या है जिद है, उसका क्या है वो इड है ना, वो क्या है उसकी इड है, इदम है उसका कि उसकी जो हट है
उसने ये माना है कि मुझे केला खाना है, तो बच्चे को जब तक आप केला नहीं ला करके दोगे तब तक क्या है वो उस चीज को नहीं मानेगा। तो ये सुपर क्लास है। अगर हम ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात करते हैं तो ईड क्या है, सबसे कठिन अवस्था है, सबसे मजबूत अवस्था है, जिसमें कि एक हट के रूप में चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो बच्चा हो, वो उस बात को मान सकते हैं। इसी ढंग से ईगो, ईगो उसे थोड़ा सा लो लेवल का है ना, सबसे बड़ा ईड है और उसके ईगो है और उसके नीचे सुपर ईगो है। तो इस ढंग से सिगमंड फ्राइड ने जो 3 बातें उन्होंने पहले कही है, एक कही है उन्होंने माइंड का अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस, इसी ढंग से उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात कही है। इसके आधार पर उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व है, उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व का जो प्रकार है, व्यक्तित्व को हम क्या है, कॉन्शियसनेस के आधार पर, सबकॉन्शियसनेस के आधार पर, अनकॉन्शियसनेस के आधार पर, ईड के आधार पर, ईगो के आधार पर और सुपर ईगो के आधार पर हम क्या है उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। व्यक्तित्व की जो पहचान है वो हम इन सबके आधार पर भी कर सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो शरीर रचना का सिद्धांत। शरीर रचना का जो सिद्धांत है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है शेल्डन। शेल्डन महोदय ने क्या है, जो शरीर की रचना है उनको 3 रूप में बांटा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो शरीर है, जिसके आधार पर हम, अगर हम शारीरिक रचना के आधार पर अगर हम पर्सनालिटी को डिवाइड करें, व्यक्तित्व को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो शेल्डन महोदय ने तीन बातें कही है। 3 तरह की उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व का जो शरीर रचना है वो 3 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है गोलाकृति, जिसको हम कहते हैं इंडोमॉर्फी। इंडोमॉर्फी टाइप की जो व्यक्तित्व का शरीर है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो भोजन प्रिय होते हैं, उनको भोजन बहुत पसंद है, उनको जितने अच्छे अच्छे पकवान मिले उसको खाने में उनको आनंद आता है। वो आरामदायक होते हैं, आराम पसंद होते हैं, वो ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। शौकीन मिजाज के लोग होते हैं, हर चीज का वो क्या है, किसी भी चीज का वो शौक रखते हैं। परंपरावादी भी होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, वो जो सिद्धांत है, रूल है, रेगुलेशंस हैं, जो हमारे संस्कार है, उनके प्रति क्या है वो परंपरावादी रहते हैं, सहनशील रहते हैं। उनके अंदर सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। सामाजिक भी होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, लोगों से मिलने जुलने वाले होते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं, हंसमुख होते हैं। इस टाइप के जो लोग हैं उनको क्या है, शेल्डन ने कहा है कि ये क्या है, इंडोमॉर्फी टाइप के लोग हैं, जिनको हम गोलाकृति वाले लोग कहते हैं। दूसरी तरफ का उन्होंने कहा है कि आयताकृति वाले लोग, आयताकृति वालों को हम कहते हैं मेसोमॉर्फी। पहले वाला इंडोमॉर्फी, दूसरा मेसोमॉर्फी। इस तरह के जो लोग हैं वो रोमांच प्रिय होते हैं, ऑटोक्रेटिक नेचर के होते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं, जोशीले होते हैं, उद्देश्य केंद्रित होते हैं। बहुत जो उनका एक वो है, उनका क्लियर कट गोल होता है कि मुझे ये काम करना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए उसे लड़ाई करना पड़े, जो भी करना पड़े उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। और वो क्रोधित प्रकृति के होते हैं, जल्दी से इनको गुस्सा आ जाता है और बहुत ही उत्साही होते हैं। इस टाइप के लोग होते हैं कि वो ये मान करके चलते हैं कि मुझे अगर मेरा कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए मुझे लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, क्रोधित होना पड़े, जोश से भरना पड़े, मुझे उस काम को करता है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको शेल्डन ने कहा है मेसोमॉर्फी टाइप के हैं। और तीसरा जो प्रकार उन्होंने बताया वो लंबाकृति, इसको हम कहते हैं एक्टोमॉर्फी। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो ऐसे इस टाइप के नीचे होते हैं कि चुपचाप रहने वाले, एकांत प्रिय लोग होते हैं, अल्प निद्रा वाले, भले उनको जो ना नींद कम आती है और चुपचाप एकदम गुम रहने वाले हैं, एकाकी होते हैं, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, लोगों से ज्यादा मेल मिलाप उनको पसंद नहीं है और वो लोगों से ज्यादा घुलना मिलना भी नहीं चाहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं वो, और जल्दी थक जाने वाले होते हैं। उनको अगर वो थोड़ा सा काम करते हैं तो एकदम से उनके चेहरे में आप थकान देख सकते हैं, वो घबराए से रहते हैं और एकदम विस्तृत प्रकृति के होते हैं। मतलब उनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने अकेले रहना, अकेले करना, और नींद भी उनको नहीं आती है, लेकिन गुमसुम से रहते हैं, वो सोच विचार करते रहते हैं। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको शेल्डन ने क्या है, एक्टोमॉर्फी टाइप के लोग कहा है, लंबाकृति वाले व्यक्तित्व का है। इसी ढंग से जो शारीरिक रचना के आधार पर है, क्रेचमर भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। ठीक जिस ढंग से अगर हम शेल्डन की बात करते हैं तो शेल्डन ने गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति टाइप के बताए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडोमॉर्फी टाइप के, मेसोमॉर्फी टाइप के और एक्टोमॉर्फी टाइप के। और ठीक उसी तरह से जो हमारे क्रेचमर है, क्रेचमर ने भी क्या है, एक अध्ययन क्या है, उन्होंने भी शारीरिक रचना के आधार पर लंबकाय, एस्थेटिक टाइप के और सुडोलकाय, एथलेटिक टाइप के
और गोलकाय, पिकनिक टाइप के। तो उन्होंने शरीर रचना, देखिए पहले वाले में अगर शेल्डर की हम बात करते हैं तो उन्होंने शरीर की रचना क्या है उनकी क्वालिटी से की है कि कौन व्यक्ति किस टाइप का है। अगर हम इसको देखें तो गोलाकृति का उन्होंने नाम दिया कि जो भोजन प्रिय होते हैं, आरामपद होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं, परंपरावादी होते हैं। उन्होंने भले ही नाम शरीर रचना सिद्धांत है, लेकिन शरीर रचना उन्होंने किस आधार पर करी है, क्वालिटेटिव, उनके गुणों के आधार पर। शरीर की रचना क्या है, उन्होंने गुणों के आधार पर कही है, और उसके आधार उन्होंने गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति प्रकार बताया है व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का। क्रिचमैन ने ठीक उसके उल्टे, भले ही उन्होंने भी जो अपना सिद्धांत दिया है वो शरीर रचना के आधार पर दिया है, लेकिन उन्होंने लंबकाय जो व्यक्ति है उनको उन्होंने कहा है कि ये इनकी जो रचना होती है ये लंबे दुबले पतले शरीर वाले लोग होते हैं, दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से ये बचते हैं, ये भी एकांत प्रिय टाइप के लोग होते हैं, अपने क्रोध से सीधी अभिव्यक्ति नहीं करते। अगर इनको कभी गुस्सा आ भी गया तो ये उस गुस्से की क्या है, अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। तो इस टाइप के लोगों को क्रिचमैन ने लंबकाय तरह के लोग कहा है। दूसरा उन्होंने कहा है सुडोलकाय। सुडोलकाय यानी जैसा कि अब शब्द से ही प्रतीत होता है कि सुडोल यानी मजबूत, मजबूत शरीर वाला, यानी हष्ट पुष्ट शरीर वाला, स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति को उन्होंने सुडोलकाय कहा है। और इस तरह के जो लोग हैं उनके अंदर सामान्य व्यक्ति के जितने भी गुण हैं वो गुण क्या है, विद्यमान रहते हैं। जनरली जो एक अगर हम देखते हैं कि अभी भी अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करें तो समाज के अंदर लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिनके की गुण लगभग एक समान होते हैं। तो इस तरह के लोगों को क्रिचमैन ने सुडोलकाय लोग कहा है। तीसरी तरह उन्होंने बताया है कि गोलकाय। इस तरह के जो लोग हैं वो कद में थोड़े छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, और सुख दुख की जो एक क्रिया होती है उसमें वो बड़े निष्क्रिय टाइप के होते हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि सुख है दुख है, वो कभी बहुत ज्यादा सुखी रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, कभी वो किसी काम के प्रति बहुत ही निष्क्रिय हो जाते हैं तो किसी के प्रति क्या है उनका उत्साह बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे तो एकदम लेजी हो जाएंगे। तो इस टाइप के जो लोग हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या दुख है, क्या सुख है, क्या सक्रियता है, क्या निष्क्रियता है, क्या उत्साह है, क्या निरुत्साह है, वो थोड़ी थोड़ी बात में, अभी अगर आप देखेंगे उनको तो वो अभी एकदम से किसी काम के प्रति एकदम से एक्टिव हो जाएंगे और थोड़ी ही देर में क्या है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा डामाडोल टाइप का रहता है, वो इधर उधर झूलते रहते हैं। तो इस तरह के लोगों को क्रिचमैन ने गोलकाय प्रकृति का कहा है। नेक्स्ट है शील गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी, गुणों के आधार पर। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि शील गुण वास्तव में है क्या। तो शील गुण से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाली उन संज्ञाओं से है जो व्यवहार के संगत एवं अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से अभिव्यक्त करती है। सीधी सी बात है कि जिस बात को हम पहले से पर्सनालिटी की डेफिनेशन से लेकर के अभी तक हम इसका डिस्कशन करते हुए आए हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी जन्मजात प्रवृत्तियां विद्यमान होती है, उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बस हमको काम केवल ये करना होता है कि हम उनकी अभिव्यक्ति कैसे करें। जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति के अंदर दौड़ने की क्षमता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति क्या है, हुसैन बोल्ट नहीं बन सकता है। अब कम लोग अपने गुणों का सदुपयोग करें। तो इसी तरह के जो शील गुण है उनके सिद्धांत के आधार पर भी हम क्या है, पर्सनैलिटी का निर्धारण कर सकते हैं, व्यक्तित्व का क्या है हम निर्धारण कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी हो गई, कर्तव्यनिष्ठता हो गई, समय की पाबंदी हो गई, सहयोग हो गया, परोपकार हो गया, बोलना हो गया, दौड़ना हो गया, हंसना हो गया, गाना हो गया, ये व्यक्ति के क्या है, शील गुण है। इसके आधार पर भी हम क्या है, व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं कि हम जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, कौन व्यक्ति ईमानदार है, कौन व्यक्ति झूठा है, कौन व्यक्ति जो ना कर्तव्यनिष्ठ है, कौन व्यक्ति लेजी है, कौन व्यक्ति समय का पाबंद है। अगर आप लोगों ने अपनी क्लास में आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हो सकता है कि आपके कुछ अध्यापक या अधिकांश अध्यापक आपके ऐसे होंगे कि जो नियत समय पर क्लास में होते हैं। आप लोगों ने चीज को भली भांति महसूस हो सकता है कि अगर 5 आपके विद्यालय में, आपके महाविद्यालय में 5 अध्यापक है तो उनमें सोच सकता है कि वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि 5 के 5 अध्यापक ऐसे होने चाहिए, लेकिन हो सकता है कि 5 में से 4 अध्यापक ऐसे हों कि अगर उनकी क्लास 10:30 बजे शुरू होनी है तो वो 10:25 पर क्लास में उपस्थित होते हैं। उनको हम कहते हैं समय के पाबंद लोग हैं। तो उनकी क्या है,
उनका जो व्यक्तित्व है, आप जब अपने मित्रों से समाज में आप जहां भी डिस्कशन करते हैं तो आप कहते हैं कि फलाने गुरुजी, फलाने हमारे जो प्राध्यापक है, फलाने हमारे जो प्रोफेसर है, वो तो भैया समय के पाबंद है। वो 10 बजे अगर क्लास है तो वो ठीक 9:55 पर क्लास के बाहर होंगे। आपके अंदर भी एक डर रहेगा, आपके अंदर भी एक दहशत रहेगी। आपको अगर क्लास में जाना है तो अगर आपका टाइम 10 बजे का है और अमुक सर की जो है क्लास है, तो आप भी 9:55 पर आप क्लास में उपस्थित हो, क्योंकि आपको पता है कि सर क्या है, समय के पाबंद हैं, वो बिल्कुल समय पर अपनी क्लास में होंगे। तो वो उनकी क्या हो गई, वो पर्सनैलिटी हो गई। अब वो पर्सनैलिटी किस आधार पर है, उनकी शील गुण के आधार पर है। उनका वो गुण है, उनकी वो क्या है, क्वालिटी है कि वो नियत समय पर क्या है, अपनी क्लास पर है। तो ये शील गुण का सिद्धांत है। आलपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शील गुणों को जो ना दो तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। उन्होंने माना है कि जो सामान्यतः जो शील गुण है वो दो तरह के होते हैं, एक सामान्य शील गुण और दूसरे व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य जो शील गुण है वो समाज की संस्कृति के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जो एक सामान्य गुण होते हैं वो लगभग सब लोगों में, जितने भी सोसाइटी है उस सब के अंदर क्या है, वो गुण पाया जाता है। लेकिन व्यक्तिगत जो शील गुण है वो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के अंदर सत्य और अहिंसा का शील गुण था, वो बहुत कम लोगों में। सत्य का अगर हम कहें तो राजा हरिश्चंद्र के अंदर क्या है, सत्य का शील गुण पाया जाता है। हम देखें हिटलर के अंदर क्या है, तानाशाही थी। नेपोलियन के अंदर क्या थी, तानाशाही थी, ऑटोक्रेटिक नेचर की थी। तो ये इनके क्या है, शील गुण है ना। इस ढंग से अगर आप हम देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल हमेशा आप उनको सीधी सीधी बात भी कहेंगे तो भी उनको एकदम से गुस्सा आ जाएगा। तो उनका गुण क्या है, वो उनके शील गुण पर डिपेंड हो गए। उनके जो व्यक्तित्व है वो उनके गुण पर आधारित है। तो ऑलपोर्ट ने ये कहा है कि सामान्यतः जो दो तरह के गुण हैं, शील गुण है, उनमें से एक सामान्य शील गुण है और दूसरा क्या है, व्यक्तिगत शील गुण है। इसी ढंग से कैटल भी एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने ये माना है कि मनुष्य के अंदर एक, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर लगभग 4000 शील गुण पाए जाते हैं। कैटल का अध्ययन किया और उन्होंने क्या करा कि उनके जो विभिन्न तरह के समानार्थ था, उनकी जो दुर्लभ विशेषताएं थी, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे एक गुण है। एक गुण के अंदर भी अगर हम ये कहते हैं कि सत्य अपने आप में क्या है, एक शील गुण है, लेकिन उसकी क्या है, दुर्लभ विशेषताएं हैं। अगर हम एक सीधी सी बात करें कि सत्य है, अगर हम सत्य को एक पॉइंट मान करके चलते हैं तो हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, सत्य बोलने की क्षमता 1% हो, किसी के अंदर 2% हो, किसी के अंदर 10% हो, किसी के अंदर 20% हो, किसी के अंदर 60% हो, किसी के अंदर 80% हो, किसी के अंदर 100% हो। तो सत्य वाला जो शील गुण है वो उस व्यक्ति के अंदर भी है जो कि 1% सत्य बोलता है, और उस व्यक्ति के अंदर भी है जो कि 100% सत्य बोलता है। तो कैटल ने जो 4000 शील गुणों का जो अध्ययन किया है उसके आधार पर उन्होंने क्या है, उन टोटल को 35 वर्गों में डिवाइड किया है। तो अगर हम सीधे से कहें कि उन्होंने 35 तरह के शील गुणों का अध्ययन किया। जो 4000 तरह के शील गुण थे उन्होंने उनको कैटेगराइज किया उनको, और 35 वर्गों में क्या है, उनको समायोजित करके उन्होंने उनकी अभिव्यक्ति की है। उनमें से जैसे हम कह सकते हैं कि धनात्मक चरित्र है, व्यवहार कुशलता है, संवेगात्मकता है, स्थिरता है, दृढ़ता है, संवेदनशीलता है, बुद्धि है, सामाजिकता है, सौम्यता है, आत्मविश्वास है। तो इस तरह के जो शील गुण है उनको कैटल ने समायोजित किया है 35 वर्गों में, और इसके आधार पर उन्होंने कहा है कि हम क्या है, किसी भी व्यक्ति की क्या पर्सनालिटी का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे अगर धनात्मक चरित्र है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बड़ा चरित्रवान है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कोई व्यवहार कुशलता है, हम कह सकते हो व्यक्ति क्या है, बहुत ही व्यवहार कुशल है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। उनको आप कभी भी मिल लीजिए, कभी भी आप उनसे बातचीत कर लीजिए तो उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। कहते हैं दृढ़ता है ना, कहते हैं कि किसी आदमी के लिए हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति तो बहुत ही रिजिड है भैया, दृढ़ है, वो अपनी बात पे बिल्कुल एकदम, आप कुछ भी बात कह दीजिए तो वो एकदम से दृढ़ है। बुद्धि की बात हम करते हैं तो इंटेलिजेंट, हम कहते हैं कि बुद्धि एक अलग से भी हमारे उसमें चैप्टर है, हम उसको भी डिस्कशन का मिलेगा, हम उसको भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम बुद्धि की बात करते हैं, छोटी सी बात होती है, हम एक चौराहे पे खड़े हैं, 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, किसी ने कोई आर्गुमेंट कर दिया और बड़ी लॉजिकल बात कह दी, तो हम एकदम से कहते हैं, उनके जाते हैं भैया फलाना आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है। तो ये क्या है, उनकी क्वालिटीज है, सामाजिकता है ना। हम कहते हैं भैया फलाना आदमी तो बहुत ही सामाजिक है। आप जा देखिए, कुछ लोग, आप लोगों ने नेचर देखा हो कि जब भी
थोड़ी सी भी बात होती है वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। भाई साहब क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ, इस टाइप के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। लोग समाज में, परिवार में, घर में, पास में, पड़ोस में सब लोग कहते हैं कि भैया फलाना आदमी तो बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही सामाजिक है। तो ये क्या है, ये आपके शील गुण है जिनको कि केटल ने 35 वर्गों में इनको कैटेगराइज किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मांग का सिद्धांत, नीड थ्योरी। अगर आपने मास्लो का नाम सुना होगा तो उन्होंने जो मांग का सिद्धांत है उन्होंने उस पर बहुत अच्छी ढंग से उसको क्या है डिस्क्राइब किया है ना। मांग के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग के कारण व्यक्ति में एक गत्यात्मक तथा निर्देशात्मक जो बात है वो उत्पन्न होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। एवं ये बल जो है ये निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करना है। अगर हम समाज के तो हमारा जो वातावरण है अगर हम उसको कैटेगराइज करने की बात कहें तो हम उसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक भौतिक वातावरण और दूसरा सामाजिक वातावरण। उसकी जो मांग होती है, उसकी जो डिमांड होती है, उसके आधार पर जो मनुष्य है उस व्यक्ति के अंदर क्या है, एक तरह का एक डायनामिक डायरेक्शन उसको मिलती है। इन दोनों चीजों से, किसी चीज से, एक तो भौतिक पर्यावरण से और एक सामाजिक पर्यावरण से। कोई भी व्यक्ति उसके अंदर एक डायनेमिक डायरेक्शन उसको मिलती है, वो कुछ करना चाहता है, वो चाहता है अगर वो किसी चीज को देखता है कि मेरे पास सपोज है कोई व्यक्ति है उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, तो उसकी जो भूख है, उसकी जो भूख है वो उसकी क्या है, भौतिक पर्यावरण उसका हो गया है, उसको खाने के लिए भोजन नहीं है। तो भोजन की जो मांग है, भोजन की जो आवश्यकता है, वो एक व्यक्ति को क्या है, एक डायनेमिक उसके अंदर एक सोच पैदा करती है, एक निर्देशन करती है कि मैं ऐसा काम अगर करूंगा तो ही मुझे क्या है, भोजन प्राप्त हो पाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप की जो डायनेमिक जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं प्रेरणा, उसको हम प्रेरणा करते हैं। और इस टाइप से जो प्रेरणा है वो क्या है, व्यक्ति का उस प्रेरणा से व्यक्ति की जो क्या है निश्चित प्रकार का वो क्या है जो व्यवहार करता है वो क्या करते हैं, जो प्रेरणा है उसको प्रेरित करती है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी मांग है, वो आपको क्या है किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैस्लो जिनको कि हम क्या कहते हैं, मानवतावादी जो विज्ञान है उसका हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फादर हम उनको कहते हैं। जो हमारा क्या है एक मानवतावादी मनोविज्ञान है जिसको क्या कहते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हम कहते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी है उसके क्या है, मैस्लो को हम स्पिरिचुअल फादर हम उनको कहते हैं। तो उनके अनुसार क्या, व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा संगठित ढंग से होता है। मानव अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं एवं उन्हें वरीयता के आधार पर और प्रधान रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए मैस्लो उसी बात कहते हैं जिस बात की हम डिस्कशन कर रहे थे कि व्यक्ति के विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा संगठित होता है, जो कि क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। जिस बात पर हम कह रहे थे कि अगर एक व्यक्ति है वो भूखा है तो उस व्यक्ति को उसके अंदर क्या है, प्रेत है, जन्मजात है, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटीज है, जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो जन्मजात है। लेकिन उसको क्या है, उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको क्या है प्रेरणा मिलनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर का प्रेरक है वो जागृत हो सके। प्रेरक उसके अंदर क्या है, जन्मजात है। तो उसी बात को मैस्लो कहते हैं कि वो क्या है, हमारे अंदर जो अभिप्रेरक है उनको हम संगठित ढंग से हम क्या है जो जन्मजात होते हैं, अगर हम उनको क्या है, हम पदानुक्रम में, हम एक असेंडिंग ऑर्डर में हम उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रेरक है उनको मैस्लो ने 5 भागों में डिवाइड किया है। और पहला जो प्रेरक है उन्होंने कहा है कि आत्म सिद्धि की मांग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात किसने करी है, मैस्लो ने करी। दूसरी जो मांग है, दूसरा जो प्रेरक है वो है स्वसम्मान की मांग, सेल्फ स्टीम नीड, सेल्फ स्टीम की नीड है। तीसरी सामाजिक मांग, सोशल नीड। चौथी सुरक्षा मांग, सेफ्टी नीड। और 5वीं है दैहिक मांग, यानी आपकी फिजिकल नीड। इन 5 को
अगर हम मैस्लो की बात करते हैं तो अब्राहम मैस्लो ने जितनी जो हमारी डिमांड्स है, जिसके आधार पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मांग के सिद्धांत का हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें मैस्लो ने कहा है कि मनुष्य की जो मांग है वो मांग 5 तरह की है। पहली मांग है दैहिक मांग, आपकी फिजिकल नीड। दूसरी है सुरक्षा की मांग, सेफ्टी डिमांड, सेफ्टी की जो आपकी नीड है। तीसरी है सामाजिक मांग, आपकी सोशल नीड। चौथी है स्व सम्मान की मांग, सेल्फ स्टीम नीड आती। और जो पांचवी है वो है आत्मसिद्धि की मांग, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आपकी नीड। मैस्लो के अनुसार पहले की जो 2 मांगे हैं, कौन कौन सी है? पहले की एक है आपकी फिजिकल नीड, दूसरी है आपकी सेफ्टी नीड। ये निम्न स्तर की मांग हम इसको कहते हैं। ये जो 2 मांगे हैं इनको हम निम्न स्तर की मांग कहते हैं। और अंतिम जो 3 है, जिनमें की आपकी सोशल नीड है, सेल्फ स्टीम नीड है और आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, उनको हम कहते हैं उच्च स्तरीय मांग। 2 मांगे हमारी निम्न स्तरीय है और अंतिम 3 मांगे हमारी क्या है? उच्च स्तरीय मांग है। अब देखिए आप, जिस मांग को हम सबसे नीचे अवस्थित करते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ये क्या है? सबसे निम्न स्तर की मांग है, उसकी प्राथमिकता, उसकी आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है, सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता होती है। जिस मांग को हम सबसे निम्न स्तर की मांग कहते हैं, उसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो मैं सबसे निम्न स्तर की जो मांग है वो कौन सी मांग है? हमारी दैहिक मांग, हमारी शारीरिक जो मांग है, हमारी जो फिजिकल नीड है, उसको हम क्या है? सबसे निम्न स्तर में रखा है। इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे निम्न स्तर की मांग है उसकी आवश्यकता हमको सबसे ज्यादा होती है, वो हमारे लिए उतनी ही प्राथमिक है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम उसी को देते हैं। अगर हम देखें कि दैहिक मांग की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल नीड की हम बात मांगते हैं, तो उसमें हमारा भोजन हो गया, पानी हो गया, निंद्रा हो गई और हमारे सेक्सुअल रिलेशन, हमारी यौन क्रिया आदि हो गई है। इस तरह की जो नीड है ये हमारी क्या है? बेसिक नीड्स हम इनको कहते हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स है। लेकिन इनको हमने सबसे लो लेवल में रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को इसी की आवश्यकता है। समाज के जो लोग हैं, 80% जो लोग हैं, उनको क्या है? फिजिकल नीड की आवश्यकता। सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड की अगर हम तो सेफ्टी, शारीरिक सुरक्षा हो गई, स्थिरता हो गई, बचाव व्यवस्था आदि, इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं उन। तीसरा सामाजिक मांग, सोशल नीड। इसके अंदर आपका प्रेम हो गया, अनुराग हो गया, स्नेह हो गया, संबद्धता हो गई, परोपकार हो गई, इस तरह की बातें, यानी समाज से जुड़ी हुई जितनी भी मांगे, हम दूसरे की भलाई करना चाहते हैं, दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, हम व्यवहार कुशल होना चाहते हैं, ये बात तीसरे स्तर की बात है। चौथी बात है सेल्फ स्टीम, स्व सम्मान की मांग, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व वर्धन, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, इस तरह की बात आती है स्व सम्मान का, सेल्फ स्टीम के अंदर। और जो पांचवा है वो है आत्मसिद्धि की मांग, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर की मांग है, अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप स्वयं को विकसित करना। जो आपकी क्षमताएं हैं आपके हर व्यक्ति के अंदर, जैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हर व्यक्ति के अंदर हर तरह की क्वालिटीज, हर तरह की इंस्टिंक्ट्स हर व्यक्ति के अंदर क्या है? विद्यमान है। बस आवश्यकता है तो उन क्षमताओं को, उन जो इंस्टिंक्ट्स है आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी जो कैपेसिटीज है, हमको आवश्यकता है तो उनको पहचानना है और उनके अनुरूप आपको क्या है? अपना व्यवहार करना है, अपने आप को विकसित करना है। अब आप इसमें एक अंतर देखिए, आप इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि दैहिक मांग, जब तक आपके पास भोजन नहीं होगा, जब तक आपके पास पानी नहीं होगा, जब तक आपके पास आवास नहीं होगा, जब तक आप जो है ना स्वस्थ रूप से सोएंगे नहीं, तब तक आप इस बात को सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं दूसरों की भलाई करूं, दूसरों के काम करूं, परोपकार के काम करूं। अपना तो पेट भूखा है और दूसरे के परोपकार की बात आप कैसे कर सकते हैं? तो हमारी सबसे जो निम्न स्तर की जो मांग है, दैहिक मांग है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा लोगों की मांग है। तो इसलिए जब हम जो सबसे लो लेवल की मांग है, दैहिक मांग है, जब हमारे पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जब हमारे पास भोजन की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, हमारे पास हम इस कैपेसिटी में हो कि हम आराम से सो सके, आराम से खा सके, तभी हम अपनी सुरक्षा की बात करेंगे।
तब हमको उसके बाद लगेगा कि हमारी क्या है, शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए। उसके बाद हम सोचेंगे कि यार मुझे क्या है, अपने शरीर को थोड़ा सा सुंदर भी बनाना है, अब हैंडसम भी करना है। उसके बाद मैंने सुबह उठ करके ब्रश भी करना है। जब तक आपके पास 2 टाइम की रोटी नहीं होगी तब तक आप ब्रश करने की बात सोच ही नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते मैं सुबह उठ करके दंत मंजन करूं, ब्रश करूं, है, या मैं क्या हूं, जो व्यवस्थाएं हैं पड़ोस के बारे में सोचूं। ऐसी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी पहले लेवल की मांग पूरी नहीं हो जाती है। जब आपकी सुरक्षा की मांग पूरी हो जाएगी, तब जब आपकी अपनी सुरक्षा की मांग पूरी हो जाएगी, तब आप समाज की तरफ चलें। और जब आप समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जब आपको ये लगेगा कि आप इस कैपेसिटी में आ जाएंगे कि ठीक है, मैं अपने आप में थोड़ा सा ठीक हो गया हूं, अपना संपन्न हो गया हूं, भोजन पानी रहने की व्यवस्था मेरी हो गई है, मैं अपनी सुरक्षा कर पा रहा हूं, तब आप थोड़ी सी समाज के बारे में सोचने की आपके अंदर क्षमता आएगी, ऐसी कैपेबिलिटी आएगी। तब आप अपने से हट करके अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोचने की आप थोड़ा सा विचार करेंगे। और जब आप इन तीनों लेवलों से थोड़ा सा जब ऊपर उठेंगे, तब आपके अंदर क्या है, एक सेल्फ स्टीम वाली बात आएगी, आपकी सेल्फ स्टीम डिमांड की बात आएगी। तब आप आत्मविश्वास की बात करेंगे, तब आप अपने व्यक्तित्व वर्धन की बात करेंगे, तब आप चाहेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, तब आप स्वतंत्रता की बात करेंगे, तब आपको लगेगा कि मुझे क्या है, स्वतंत्र रहना चाहिए, तब आप स्वाभिमान की बात करेंगे, तब आपके अंदर ये लगेगा कि मुझे क्या है, स्वाभिमानी भी होना चाहिए। बशर्ते है कि उसके लिए हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। जब ये सब चीजें हो जाएंगी, तब आप सबसे उच्च स्तर की जो मांग है, जिसको कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, तब आप उस स्थिति में आएंगे। आप अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे, आप क्या है, उनके अनुरूप आप स्वयं को विकसित करने की कोशिश करेंगे। तभी आप उस लेवल में, जब आपकी जो निम्न स्तर की जो मांगे हैं उनको जब आप पूरा करेंगे, तभी आपके अंदर ये लगेगा कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं इस चीज को भी कर सकता हूं। देखिए, अगर हम आत्म सिद्धि की बात करते हैं तो अगर हम सीधी सी बात करें तो व्यक्ति का जो नेचर है, व्यक्ति के अंदर क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, 2 बातें होती है। आप लोगों ने इसको व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया होगा। एक चीज होती है सेल्फ एक्सप्रेशन और एक चीज होती है सेल्फ रियलाइजेशन। अगर हम आज बात करते हैं तो 80% लोगों के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनके अंदर 80% लोगों के अंदर क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन की भावना होती है, सेल्फ एक्सप्रेशन की क्वालिटी होती है। वो उस चीज का बखान करते हैं, उस चीज को सामने रखते हैं जो कि वो वास्तव में होते नहीं है। जिस चीज को अगर आप, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी बात को क्या है, हमेशा बड़ा चढ़ा करके कहता है, और जो वास्तविक चीजें हैं उसको क्या है, वो छुपा करके रखता है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, आप अभी अगर आपको किसी के सामने कोई किसी बात का जो ना बखान करना है, तो आप उसके सामने अपनी बात को बड़ा चढ़ा करके कहेंगे, अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं, आत्मा भी व्यक्ति करते हैं। और ठीक अगर आप किसी के सामने किसी बात को कह रहे हैं, कुछ आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो उस चीज का आप क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन भी करते हैं। आपके मन में आप उस चीज को समझ भी जाते हैं कि मैं क्या हूं, अभी झूठ बोल रहा हूं, या मैं मेरी जो अभिव्यक्ति है वो निराधार है, असत्य है, मैं किसी के सामने क्या हूं, केवल एक हेकड़ी मार रहा हूं और गलत बातें क्या है मैं उसके सामने बखान कर रहा हूं। जो रियलिटी है उसको अपने अंदर क्या है, रियलाइज। यही चीज है आत्मसिद्धि की मांग का, कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं तो है, लेकिन आपके अंदर क्षमता है सच बोलने की, आप सच भी बोल सकते हैं। ये स्थिति तभी होती है अगर आपके पास भोजन नहीं होगा। आपकी स्थिति, आपके अंदर दोनों गुण है, आपके अंदर सच बोलने का गुण भी है और आपके अंदर झूठ बोलने का गुण भी है, लेकिन आपका पेट भूखा है, आपने 4 दिन से खाना नहीं किया, क्या करेंगे आप सच बोल करके? आपकी मजबूरी है कि आप झूठ बोलेंगे। आप जानते हैं कि आपके अंदर क्षमता है सच बोलने की, लेकिन आपकी क्या है, जो आपकी निम्न स्तर की मांग है वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए निम्न स्तर की मांग की पूर्ति के लिए आप क्या है, झूठ भी बोल रहे हैं, जबकि आप जान रहे हैं कि मेरे अंदर क्या है, सच बोलने की भी मेरे अंदर क्षमता है। तो जब हमारे, अगर हम ऊपर की चारों मांगे, चाहे वो हमारी फिजिकल नीड है, चाहे हमारी वो सेफ्टी नीड है, चाहे हमारी वो सोशल नीड है, चाहे वो हमारी सेल्फ स्टीम की नीड है, जब हमारी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तभी आप क्या है, आपके अंदर की जो कैपेसिटी है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, तभी आप उसको सामने रख पाएंगे। तो मैस्लो के अनुसार ये हमारी क्या है, पांच तरह की जो हमारी नीड थी। अब अगर हम ये इन्हीं को ही मैस्लो ने कहा, देखिए आप मैस्लो ने एकदम क्लियर कर दिया है कि निम्न स्तर की मांग है और वो क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है 85%। अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे अंदर क्षमता है, हम
पास आवास नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हम उसको तक पूरा कर सकते हैं। हम क्या है सकते हैं। इसी रंग से सेफ्टी की मांग है, सेफ्टी डिमांड है, उसकी पूर्ति हम क्या है 70% तक कर सकते हैं। जो सोशल है उनकी हम क्या है पूर्ति 50% तक हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। सेल्फ हमारी बात उसकी पूर्ति हम 40% तक कर, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, जो हमारी आत्म सिद्धि की मांग है, उसकी पूर्ति हम केवल 10% तक ही कर सकते हैं। तो ये मैस्लो ने जो थ्योरी दी है, नीड की जो उन्होंने थ्योरी दी है, उससे अगर हम इस चार्ट को देखें तो एकदम से हम क्लियर कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे निम्न स्तर की जो डिमांड है वो हाई प्रायोरिटी, और हम उसको गेन भी हाई प्रायोरिटी करते हैं। हमारी हाई प्रायोरिटी पर जो नीड है उसको हम क्या है पूर्ति भी उसी रूप में कर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसकी पूर्ति भी हम क्या है केवल 10% तक ही हैं। हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, अगर हम ये चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं 100 मीटर में वर्ल्ड चैंपियन बन पाऊं, तो ऐसी क्षमताएं पूरे विश्व में करोड़ों लोगों के अंदर होगी। करोड़ों लोग ये चाहते होंगे कि मैं क्या हूं वर्ल्ड चैंपियन बन पाऊं। सक्सेस रेट कितना है ओनली 10%, केवल 10% लोग ही हो सकता है। तो एक अंदर नीड है कौन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है उसमें पूर्ति केवल कितने लोगों की हो पाती है 10% की हो पाती है। ये मैस्लो की क्या है नीड थ्योरी। तो इस ढंग से अगर हम देखें तो जो हमारी जो थ्योरीज हैं उसके आधार पर उन्होंने विभिन्न तरह से जो विभिन्न एजुकेशनिस्ट हैं, विभिन्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, और उनमें जो सबसे मेन है वो हमारे जो है ना बहुत अच्छी बात, उन्होंने जो थ्योरी दी है उसको आज हम प्रैक्टिकल रूप में भी हम सामने देख पाते हैं। हम ये कहते हैं कि जो सबसे हमारी लो लेवल की जो हमारी नीड है वो क्या है एकदम हाई प्रायोरिटी पे रहती है, और उसका सक्सेस रेट भी क्या है बहुत ही हाई रहता है। हमारी जो फिजिकल नीड है वो हमारी सबसे लो लेवल की नीड है, लेकिन वो क्या है सबसे हाई प्रायोरिटी पर है, और उसका सक्सेस रेट भी कितना है 85% है। तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके विभिन्न प्रिंसिपल से बहुत सारे सिद्धांत। इस बार जो नेक्स्ट है वह व्यक्तित्व के प्रकार पर्सनालिटी के, कि कौन कौन सी किस तरह की पर्सनालिटी होती है, किस तरह की क्या है। आप हम किस ढंग से हम एक डिस्कशन कर सकते हैं कि लोग किस किस तरह के हो सकते हैं। तो अगर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के प्रकार में इसको भी हमने कैटेगराइज किया है। तो पहला जो कैटेगराइजेशन है वो है शरीर रचना के आधार पर, जो आपके फिजिक है, फिजिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरीर की जो रचना है उसके आधार पर हम अगर हम व्यक्तित्व का निर्धारण करें तो क्रैचमर साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने 3 तरह के, एक लंबकाय, दूसरा सुडोलकाय और तीसरा गोलकाय। इनके शब्दों से ही जिस ढंग से ये वर्णित किया गया है इसी से ही हम क्या है इस पर समझ सकते हैं कि लंबकाय व्यक्ति कौन से होते हैं, सुडोलकाय कौन से हो सकते हैं, और गोलकाय कौन कौन से हो सकते हैं। हम अभी इनके बारे में डिस्कशन भी कर चुके हैं कि एंडोमॉर्फी टाइप के कौन होते हैं, और मेसोमॉर्फी टाइप के कौन होते हैं, और एक्टोमॉर्फी टाइप के व्यक्तित्व कौन से होते हैं। जो लंबे पतले दुबले आदि लोग होते हैं वो लंबकाय तरह के होते हैं, और जिनका हस्त पुष्ट शरीर होता है और अच्छी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो सुडोलकाय होते हैं, और जो छोटे मोटे नाटेकट के होते हैं लेकिन खूब हट्टे कट्टे होते हैं वो गोलकाय शरीर के होते हैं। तो ये क्रेचमर के अनुसार ये एक कैटेगराइजेशन है कि अगर हम व्यक्तित्व को अगर हम निर्धारण करें तो हम निर्धारण कर सकते हैं 3 तरह से। एक लंबकाय तरह का व्यक्तित्व होता है, दूसरा सुडोलकाय का होता है, और तीसरा गोलकाय तरह का व्यक्तित्व होता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें हैं, सामाजिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो उसके आधार पर भी व्यक्तित्व का क्या है हम 3 तरह से निर्धारण कर सकते हैं। जुंग एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्तित्व का निर्धारण 3 तरह से हुआ है। पहला उन्होंने कहा कि अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, दूसरा होता है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, और तीसरा उन्होंने कहा है उभयमुखी एम्बिवर्ट टाइप के लोग होते हैं। जुंग ने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैटेगराइजेशन किया है अंतर्मुखी तरह के,
हम लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोगों ने भी इस चीज को अनुभव किया है। व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो जूंग का जो कैटेगराइजेशन है वो मुझे भी सबसे बेस्ट लगता है कि उन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है एक प्रैक्टिकल रूप में किया है। उन्होंने समाज का जो अध्ययन किया है, समाज को उन्होंने जो देखा है, समाज में जो घूमे फिरे हैं, उसके आधार पर उन्होंने कैटेगराइजेशन जो किया है। तो सबसे पहले टाइप का है इंट्रोवर्ट टाइप के। आप लोग इस चीज को देखते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोगों से घुलते मिलते नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है, उनका बहुत ज्यादा घूमना फिरना भी नहीं होता है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या है, समाज से अलग थलग रहते हैं। वो अपनी बात की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने क्लास में भी इस बात को अनुभव किया हुआ है कि बहुत सारे हमारे जो अध्यापक है, बहुत सारे हमारे जो गुरुजी लोग होते हैं, वो क्या है, अपनी बात को, जो उनके पास थोड़ी सी बात होती है, जो थोड़ा सा उनके पास एक मैटर होता है, उस मैटर को ही कक्षा के अंदर इतने अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं, इतने अच्छे ढंग से वो क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक शब्द को ही, अगर उनके पास एक सेंटेंस है, 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइन में ही क्या है वो अपना 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर आप लोगों ने दे देते हैं। अगर इसका सबसे बेस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब वो शिकागो में उन्होंने अपना जब लेक्चर दिया था, तो वो लेक्चर, उसका बखान हम लोग आज तक नहीं कर सके हैं। तो इस टाइप की कुछ प्रतिभाएं होती हैं जो कि अपनी छोटी सी बात को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत सारा मैटर होता है, पूरी किताब रखी होती है साथ में, लेकिन फिर भी वो क्या है, अपनी बात की अभिव्यक्ति करने में अक्षम रहते हैं। तो इस टाइप के लोग जो गुमसुम से रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपनी बात की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, इस टाइप के लोगों को हम इंट्रोवर्ट टाइप के लोग कहते हैं, अंतर्मुखी लोग कहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, इंट्रोवर्ट टाइप की है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपनी बात को क्या है नहीं बता पाते, कहते अरे वो इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी यार, अंतर्मुखी है, वो अपनी बात को कह ही नहीं सकते। ठीक इसी ढंग से कुछ लोग, अगर हम कहें बहिर्मुखी, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो अपनी बात को इतना बड़ा चढ़ा करके कहते हैं कि आपको ये लगेगा कि इनके बराबर अच्छा ज्ञाता, इनके बराबर अच्छा वक्ता कोई हो ही नहीं सकता है। वो छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, बड़े हंसमुख होते हैं, बहुत लोगों से बहुत जल्दी आसानी से मिल जाते हैं, अपनी बात की अभिव्यक्ति वो बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी। और इसका तीसरा जो पार्ट है वो है उभयमुखी, यानी एम्बिवर्ट। इस टाइप के लोगों में दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, कुछ तो इंट्रोवर्ट क्वालिटीज पाई जाती हैं और कुछ एक्सट्रोवर्ट टाइप की क्वालिटीज उनके अंदर रहती है। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनके अंदर अंतर्मुखी की भी क्वालिटीज होती हैं और बहिर्मुखी की भी क्वालिटीज होती है, उनको हम क्या है, उभयमुखी कहते हैं। तो ये युग के अनुसार उनका जो क्लासिफिकेशन है वो पर्सनैलिटी क्या है, 3 तरह की है, एक अंतर्मुखी तरह की, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। तीसरा जो कैटेगराइजेशन है वो है मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर, यानी वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर। जो आपके हमारे मूल्य है, हम लोग जानते हैं कि हमारे संस्कार है, हमारे आदर्श है, हमारे मूल्य है, उन मूल्यों के आधार पर, उन मूल्यों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्प्रिंगर जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो हमारे जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है, उन्होंने 6 तरह के बताया। उन्होंने पहले बताया सैद्धांतिक जो कि क्या है, थियोटिकल। इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, वो केवल बखान करने वाले लोग होते हैं। उनको अपनी बातें, जैसे हम कहते नहीं अरे हवा में बात कर रहा है, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो केवल सिद्धांत पर बात करते हैं। वो कुछ बात उन्होंने कह दी है, लेकिन उनको यह नहीं जानकारी होती है कि वास्तव में इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी क्या है, ग्राउंड देखा ही नहीं है, उन्होंने एक्चुअल स्थिति को देखा ही नहीं है। वो केवल कही हुई बातों का बखान करते हैं, पड़ी हुई बातों का बखान करते हैं, जो चीजें उन्होंने सुनी है उनको वो कहते थे। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो बड़े थोड़े, उनको हम ये कह सकते हैं वो हाइपरबोलिक लोग होते हैं। वो केवल सिद्धांत की बात करते हैं कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, उसका सिद्धांत ये था, उसका, उनका अपना जो अनुभव है वो कार्य क्षेत्र में नहीं होता है, उनको किसी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, बल्कि वो क्या है, सैद्धांतिक रूप में वो अपनी बातें करते हैं। तो एक टाइप की मूल्यों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मूल्यों को दृष्टिकोण में रखते हुए
सैद्धांतिक तरह के, थ्योरेटिकल भी क्या है हमारी पर्सनैलिटी। दूसरी तरह की आर्थिक, इकोनॉमिक पर्सनैलिटी। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो जनरली वो पैसे की तरफ, आर्थिकी की तरफ उन लोगों का बहुत ज्यादा रुझान रहता है। उन लोगों के लिए भौतिक जो सत्य है, जो साथ समान की चीजें हैं, जो हमारी भौतिक आवश्यकता है, वो आवश्यकता ही प्राथमिकता के आधार पर उनकी रहती है। इस तरह का जो नेचर होता है उनका ये रहता है कि मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास घोड़ा भी हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा मकान भी हो और मेरे पास हर तरह की सुख सुविधाएं। यानी इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो भौतिक सुख सुविधाओं पर आधारित होती है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनके अगर हम वैल्यू को ध्यान में रखें तो उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है इसमें रिलीजियस पर्सनैलिटी, धार्मिक प्रवृत्ति, जिसके की उदाहरण हमारे तमाम उदाहरण हमारे सामने है। साधु संत जितने भी लोग हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनका जो मेन उद्देश्य है, मेन उनका जो आशय है वो धर्म की चर्चा करना है, धर्म का प्रचार करना है, धर्म का प्रसार करना है। वो धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो समाज में अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे अपने एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि वो कोई मन्नत मांगते हैं। अगर आप वैष्णो देवी की बात करें और बद्रीनाथ की बात करें तो मैंने भी कई लोगों को देखा है जो कि लेटते हुए हजारों किलोमीटर की यात्राएं क्या है, लेटते हुए पूरी करते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्राएं क्या है, नंगे पांव चल करके पूरी करते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा क्या है, उल्टा चल करके वो पूरा करते हैं। तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, बहुत ज्यादा धार्मिक हो गई है। इस टाइप के भी बहुत सारे लोग हैं। कई लोग आप लोगों ने देखा होगा वो सुबह उठ करके पूजा पाठ करते हैं। तो इस टाइप का जिनका नेचर होता है उनकी जो पर्सनैलिटी वो धार्मिक रिलीजियस पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, राजनीतिक पर्सनैलिटी। आप सब लोग बखूबी जानते हैं आज की डेट में समाज के जो अधिकांश लोग हैं वो राजनीतिक पर्सनैलिटी के लोग हैं। कहीं का भी आप एग्जांपल लेकर के देखिए, ये माना जाता है कि अगर आज की डेट में अगर आपका इंटरेस्ट कहीं नहीं है तो आप क्या है, राजनीति की ओर चले गए। इस टाइप के जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा है वो राजनीतिक विचारधारा है। वो राजनीति से जुड़े रहना चाहते हैं और कोशिश करते हैं वो देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें और अपने जो भी है उनका है वो राजनीति से जुड़ करके रहना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें है सामाजिक, सोशल पर्सनैलिटी। सोशल पर्सनैलिटी भी एक सीधा सा टर्म है कि इस टाइप के जो लोग हैं वो समाज की सेवा से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, सामाजिक कार्यों में उनको आनंद आता है। वो एक अच्छी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य है वो समाज सेवा होता है और वो इस टाइप के कार्यों में बिजी रहते हैं जिससे कि वो क्या है, समाज से जुड़े रहे, समाज से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं और वो कोशिश भी करते हैं वो कि समाज से जुड़े रहे। और स्ट्रेंजर के अनुसार जो लास्ट इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है वो कलात्मक। इस टाइप के लोग डिफरेंट टाइप के जो हमारे एस्थेटिक जो लोग हैं इनको हम कहते हैं एस्थेटिक पर्सनैलिटी, कलात्मक जो इनका व्यक्तित्व है। इस टाइप के लोग विभिन्न क्षेत्रों में, कला का एक क्षेत्र नहीं है, कला के बहुत सारे क्षेत्र है। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है अगर आप इसको ध्यान दें कलात्मक क्षेत्र में, तो इसमें हम विभिन्न तरह की जो कलाएं हैं, खेलना भी एक कला है, गाना भी एक कला है, घूमना भी एक कला है, एडवेंचर भी एक कला है, नृत्य भी एक कला है। तो विभिन्न तरह की जो कलाएं हैं, किसी व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो गाना गाने में है, किसी का जो इंटरेस्ट है वो डांस करने में है, किसी का जो इंटरेस्ट है उसका खेलने में है, किसी का इंटरेस्ट जो ना दौड़ने में है, किसी का इंटरेस्ट मूर्ति बनाने में है, किसी का इंटरेस्ट केवल जो ना गप्पे मारने में है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका कि किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में इंटरेस्ट है उनको हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक लोग, एस्थेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं। कलात्मक उनकी क्या है, पर्सनैलिटी है। तो अगर हम ये देखें कि जो विभिन्न तरह के जो, चाहे वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो विभिन्न तरह के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने विभिन्न तरह की व्यक्तित्वों का वर्णन किया। इसी ढंग से अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर भी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो तीन तरह का है। पहला है सात्विकी प्रवृत्ति, जैसा हमने सुना भी है। दूसरा है राजसी व्यक्तित्व और तीसरा है तामसी व्यक्तित्व। तो सात्विक जो व्यक्तित्व है, ऐसे व्यक्तियों में सत्व गुण की प्रधानता होती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, निर्मल होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और सौम्य स्वभाव के होते हैं। यानी इनका जो मुख्य गुण है वो सत्व गुण है, सत्य का गुण है। ये लोग बड़े शांत प्रवृत्ति होते हैं और बहुत उच्च विचार के लोग
इस टाइप होते हैं, जो लोग बड़े शांत रहते हैं, निर्मल रहते हैं, धार्मिक बातें करते रहते हैं, सौम्य स्वभाव के रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सात्विक तरह के क्या है उनके व्यक्तित्व, सात्विकी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। दूसरी तरह का जो व्यक्तित्व है वो है राजसी व्यक्तित्व। इस टाइप के जो लोग हैं उनमें क्या है, रजोगुण की अधिकता होती है। इस टाइप के लोग बड़े आक्रामक टाइप के लोग होते हैं, बड़े दबंग होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, वीर टाइप के जो लोग होते हैं, और उनकी जो है एक आसक्ति भी उनके अंदर भरे रहते हैं, आसक्ति प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इनको हम कहते हैं राजसी तरह का इनका व्यक्तित्व होता है, इनकी पर्सनैलिटी है वो क्या है, राजसी टाइप की होती है। और तीसरी तरह का जो भारतीय जो दृष्टिकोण है उसका आधार पर जो कैटेगराइजेशन है वो है तामसी। ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या है, तमोगुण की बहुतता रहती है, और ये लोग बड़े इस टाइप के होते हैं कि जैसे निठल्ले जी हम उनको कहते हैं, भाई आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, गुस्सा भी इनको आता है, और ये अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं। छोटी छोटी सी बात पे जो ना एकदम से आपस में भिड़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको हम कहते हैं तामसी व्यक्तित्व वाले लोग हैं। तो हमने देखा जो सात्विकी तरह के जो लोग हैं उनके अंदर सत्वगुण की प्रधानता होती है, जो राजसी तरह के होते हैं वो रजोगुण की प्रधानता होती है, और जो तामसी के होते हैं वो तमोगुण की, या हम ये कह सकते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है उनको हम तामसी व्यक्तित्व वाले कहते हैं, जिनके अंदर रजोगुण की होती है उनको हम राजसी वाले कहते हैं, राजसी व्यक्तित्व वाले कहते हैं, और जिनके अंदर क्या है सत्वगुण की होती है उनको हम सत्वगुण वाले कहते हैं। तो इस ढंग से हमारा जो आज का जो डिस्कशन था उसमें हमने व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व के अर्थ को और उसके जो विभिन्न सिद्धांत है उनके बारे में, और व्यक्तित्व के प्रकार कि व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो इसके साथ ही जो हमारा आज का जो ये व्याख्यान है मैं यहीं पर इसको समाप्त कर रहा हूं।